हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज़ हब में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। अब हम उसके बाद वाला जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले नाम से ही समझ आ रहा होगा नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। नेशनल मतलब जो ऑल ओवर कंट्री की बात होती है, जब पूरे नेशन की बात होती है। और इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना या एक साथ लाना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे जो नेशन है उसको और उसके लोगों को एक साथ आने की क्या ज़रूरत है और इसका मतलब क्या होता है जब सारे नेशन के लोग एक साथ इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है unity and harmony among citizens of a nation despite of their differences of religion, region, language, caste and culture। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। उसका मतलब होता है जब लोग यूनिटी एंड हार्मनी से रहते हैं पूरे नेशन में डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस। मतलब वो हम देखो हर कोई सेम नहीं होता, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है। तो हम यहाँ पे अपने पड़ोसी को हमारे जैसे रहने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते हम कि ये हमारे साथ नहीं रह रहा, हमारी तरह नहीं रह रहा है, इसलिए हम इससे बात नहीं करेंगे। हमारे देश में अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है कि जब अलग रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन के और अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ यूनिटी और हार्मनी से एक नेशन में रहने लगे, ठीक है। और उनके बीच में एकता बनी रहे, उनके बीच में भाईचारा बना रहे, कॉमन ब्रदरहुड बना रहे, उसी को नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करते हैं, लॉयल्टी क्रिएट करते हैं और इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करते हैं कंट्री के टूवर्ड्स, और वो भी एज अ होल। ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई एसमीज पर्सन है तो वो सिर्फ असम के लिए लॉयल होगा, वो बोलेगा कि नहीं मैं तो सिर्फ असम में रहता हूँ या रहती हूँ, तो मैं बस अपने असम के लिए ही लॉयल हूँ। वो एज अ होल, एज एन इंडियन पूरे भारत के लिए ही लॉयल होगा, पूरे भारत से ही उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होगा कि हाँ, भले ही मैं असम में रहता हूँ लेकिन मेरा भारत क्या है, मेरा देश क्या है, भारत है। तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कुछ लॉयल्टी भारत के टूवर्ड्स भी बनती है, मेरी अपनी कंट्री के टूवर्ड्स भी बनती है, जिसमें मेरा जो स्टेट असम है वो है। देखिए असम जो है या उत्तराखंड जो है, या फिर अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें, वो एक स्टेट है इंडिया में, वो पूरी की पूरी कंट्री नहीं है, पूरा का पूरा नेशन नहीं है। तो एक सिटीज़न जब अपने स्टेट के टूवर्ड्स, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं अपने उत्तराखंड के टूवर्ड्स एक इमोशनल अटैचमेंट रखती हूँ, एक लॉयल्टी रखती हूँ, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखती हूँ कि हाँ ये मेरा राज्य है। और इंडिया जो भारत देश है हमारा, उसके लिए मेरा ये बिलोंगिंग है कि ये मेरा देश है, मैं इसके लिए लॉयल हूँ, और जब भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं अपने देश के साथ पक्का खड़ी रहूँगी। तो ये चीज़ हमेशा, ये इसी प्रोसेस को ये कहते हैं कि जब हम किसी भी कंट्री के लिए एज अ होल, मतलब पूरी कंट्री के लिए, भले ही कोई पर्सन किसी भी एक कॉर्नर में रिसाइड करता है उस कंट्री के, लेकिन उसे पूरी कंट्री के लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, लॉयल्टी है, इमोशनल अटैचमेंट है, उसी प्रोसेस को नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के पार चली जाती है,
ऐसा नहीं होता कि भाई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, मैं बस उत्तराखंड के तक मतलब जो उत्तराखंड राज्य है बस वहीं तक लॉयल हूँ। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के लिए भी उतनी ही लॉयल हूँ। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट गोज़ बियॉन्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, क्योंकि जैसे उत्तराखंड इंडिया में आता है वैसे ही उत्तर प्रदेश भी इंडिया में ही आता है। तो अगर मैं इंडिया के लिए लॉयल हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सब हर एक स्टेट, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो कि इंडिया में हैं, उन सब के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाऊंगी, लॉयल हो जाऊंगी। ठीक है, उनके लिए मेरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो टूट जाती हैं। और क्या होता है कि ये फीलिंग आती है कि हम लोग एक ही नेशनल फैमिली का पार्ट है, मतलब इंडिया एक पूरी फैमिली है और हम उस फैमिली का पार्ट है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ लिविंग इन टू डिफरेंट स्टेट्स, है ना। तो दिस इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब नेशनल इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है? ये स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है ताकि लोग आपस में झगड़ा ना करें। ठीक है, पीस और प्रोग्रेस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, प्रोग्रेस तभी होगी जब हम एक दूसरे का साथ देंगे, और एक दूसरे का साथ कब देंगे? जब हम एक दूसरे से इमोशनली अटैच होंगे या हम एक दूसरे को अपना ही मानेंगे, तभी जो है प्रोग्रेस होगी। क्योंकि बिना इमोशनल यूनिटी के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिटी नामुमकिन है। ठीक है, वो सरवाइव ही नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे दो दो बार आ गया कि पॉलिटिकल यूनिटी। सो बिना इमोशनल यूनिटी के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिटी जो है वो सरवाइव कर ही नहीं सकती है। ठीक है, ये अगर हम एक साथ आ जाएंगे, देखिए जब एक ही फैमिली की बात की जाती है तो वहाँ सब लोग एक बराबर ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा बड़ा है। हाँ, उम्र में वो अलग बात होती है, लेकिन कभी भी किसी और डिफरेंस की वजह से किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाता है ना। तो जब नेशनल इंटीग्रेशन की बात आती है, जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो इक्वालिटी आती है, डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाता है और लोग साथ में डेवलप होते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर लोग ऐसा नहीं बोलते कि भाई मेरा डेवलपमेंट हो जाए, बढ़िया है। लोग अपना भी और अपने साथ वाले पर्सन का भी डेवलपमेंट चाहेंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा जहाँ पे हर धर्म के, हर जाति, हर बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो आकर के एक साथ डेवलप होंगे, इक्वालिटी आएगी। तो नेशनल इंटीग्रेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रमोट करता है इंटीग्रेशन को? वो एक तो प्रियम्बल के थ्रू प्रमोट करता है। कैसे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं प्रियम्बल में, है ना। तो क्यों हुए हैं? ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जस्टिस सबके लिए इक्वल है, सबको लिबर्टी है, सबको इक्वालिटी, सबकी, सब लोग क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये बताता है प्रियम्बल। ठीक है, आर्टिकल 14 से 30 के बीच में इक्वालिटी गारंटी की जाती है और माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन भी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 30 के बीच में होता है। ठीक है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को भी प्रमोट करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप को भी प्रमोट करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप मतलब जैसे कि अमेरिका है, तो या कोई भी, मतलब में कुछ बाहर के देशों में, शायद अमेरिका ही है वो, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। डुअल सिटीजनशिप क्या होती है कि जो भी एक पर्सन जो अमेरिका में रह रहा है वो कंट्री का तो सिटीज़न है ही, लेकिन जिस स्टेट में वो रह रहा है वो वहाँ का सिटीजनशिप भी उसको एक्वायर करना पड़ेगा। तो दिस इज़ डुअल सिटीजनशिप, और ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप किसी भी स्टेट में, किसी भी
कोने में जाकर के रह सकते हैं बिना किसी सिटीजनशिप के, कि भाई आप मतलब अगर कोई हरियाणा का पर्सन है एंड उसको उत्तराखंड में आकर के अपना घर लेना है एंड वो उत्तराखंड में रहना चाहता है, तो हरियाणा वाले पर्सन के पास अगर इंडिया की सिटीजनशिप है तो इट इज़ इनफ फॉर दैट पर्सन कि वो आकर के उत्तराखंड में बस जाए, उसे उत्तराखंड की सिटीजनशिप लेने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप इज़ नॉट परमिटेड इन इंडिया। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप डीपीएसपी प्रमोट करता है, सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं अगर उन पे इंडियन सिटीजनशिप है तो, और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो एक साथ हारमनी से रह सकते हैं। ठीक है, और नेशनल सिंबल्स भी अलाउ करता है जैसे कि फ्लैग, एंथम, है ना, एम्बलम, ताकि इससे क्या हो कि हर एक सिटीज़न की डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस एक कॉमन आइडेंटिटी बने। तो जैसा एक इंडियन हिंदू का जो फ्लैग होगा वही एक इंडियन मुस्लिम, इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन पारसी, इन सब का एक ही फ्लैग होगा, है ना। जो इंडिया में रहने वाला हर एक पर्सन है डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस उनके सेम सेम उनका फ्लैग होगा, जो फ्लैग आपका है वो फ्लैग मेरा भी होगा, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज फॉलो करते हैं, कोई से भी बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रिलीजनिज्म, है ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कम कास्टिज्म आज भी है, आज भी लोग कास्ट सिस्टम में मानते हैं। रिलीजनलिज्म आज भी कहीं कहीं पे, जैसे कि आप न्यूज़ में देखते ही होंगे, धर्म के नाम पे दंगे भड़क जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है जो कि इंडिया फेस करता है, काफ़ी टाइम कर चुका है और अभी भी कर रहा है कहीं कहीं। तो ये प्रॉब्लम नेशनल इंटीग्रेशन को और नेशनल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को हमारे देश में फेस करनी पड़ती है। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ वाइटल फॉर इंडिया स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी। जैसे कि आपको पता ही है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ के लिए जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इंडिया की स्ट्रेंथ और डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन एक बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया से चला गया तो यहाँ लोग एक दूसरे पे उनके डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे को हेट करने लग जाएंगे। यहाँ इवन आप धर्म को तो छोड़िए, आप अगर सेम रिलीजन से और अलग अलग जाति से, तो जाति के नाम पे जैसे आज भी दंगे भड़कते हैं वैसा शुरू हो जाएगा, बहुत ही केओस हो जाएगा पूरी कंट्री में। इससे नेशनल इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के लिए बहुत ही वाइटल है। ठीक है, ताकि इंडिया क्या है, एक प्लूरलिस्टिक कल्चर है। प्लूरलिस्टिक कल्चर मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, डिफरेंट ट्रेडिशन, कल्चर, कास्ट, लैंग्वेज के लोग एक साथ आकर के एक ही सोसाइटी में रहते हैं, उसे प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। हमने पढ़ा भी था एक वीडियो में पहले शुरुआत की, जहाँ पे इंडियन सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री की बात की गई थी। तो उसी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में जो ये कल्चर चलता है कि डिफरेंसेस के साथ लोग एक साथ रहते हैं हारमोनी से, दैट इज़ प्लूरलिस्टिक कल्चर। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया की स्ट्रेंथ के लिए, इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए, ताकि यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लोगों में एकता बनी रहे, अनेकता में एकता बनी रहे, और हमारी ये जो प्लूरलिस्टिक कल्चर है वो भी प्रिजर्व रहे। तो यहाँ पे वाइटल फॉर इंडियाज स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी। सो आज के लिए बस इतना ही। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियोस में, और आगे की वीडियोस में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।